नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बुलडोजर एक्शन पर एससी की कड़ी फटकार की, झारखंड में पहले चरण के मतदान की, देखेंगे विधानसभा चुनाव के लिए तेज होते चुनाव प्रचार को, अजीत पवार को कोर्ट से लगी फटकार को, जानेंगे सीएम शिंदे को क्यों करना पड़ा विरोध का सामना, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर शैडो कैंपेन चलाने का आरोप, बोले पार्टी ने मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए विज्ञापनों पर खर्च किए करोड़ों रुपए। मनोज जरांगे का बीजेपी पर हमला, कहा हिंदुओं पर खतरे की बात करने वाले मराठों को नहीं दे रहे आरक्षण। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों को ढेर किए जाने के बाद लगातार तनाव, केंद्र ने भेजी 2000 सीआरपीएफ कर्मियों की 20 और कंपनियां। शेयर बाजार में गिरावट, 984 अंकों की गिरावट के साथ 77,690 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 324 अंकों की गिरावट के साथ 23,559 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी सरकारों की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई, जिन पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर एक्शन को कानून के खिलाफ बताया, साथ ही सभी राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो क्या है कोर्ट का पूरा फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार या अधिकारी जज नहीं हो सकते। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से कानून का पालन करते हुए ही होना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक आम आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी न छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि सिर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गिराया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन दोषी है। वे खुद जज नहीं बन सकते हैं कि कोई दोषी है या नहीं। ये सीमाओं को पार करना हुआ। अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है, तो ये पूरी तरह से गलत है। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं ले सकते। अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो। अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। तो कोर्ट ने यह फैसला जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर लिया है, जिसमें यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को अवैध बताया था। याचिका पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ट्रांजैक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाए। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। इसके साथ कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि उनके ये निर्देश अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, तो झटका बीजेपी को झारखंड में भी लगता दिखाई दे रहा है। झारखंड में आज लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया। राज्य में पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए। मतदाता कतारों में लगकर अपने मताधिकार को इस्तेमाल करते दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 43 पर आज वोटिंग हुई। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भी मतदान कराया गया है। उपचुनाव के लिए सबसे ज्यादा राजस्थान में 7 और पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। झारखंड में शाम 5 बजे तक 67% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग लोहरदगा में 76% और सरायकेला खरसावां में 75% मतदान हुआ है, जबकि हजारीबाग में सबसे कम 62% मतदान हुआ। गुमला, खूंटी, लातेहार और सिमडेगा में भी 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि रांची, चतारा और कोडरमा में लगभग 65% मतदान हुआ है। झारखंड के साथ केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। इस सीट से प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार है। वायनाड में 64% के करीब वोटिंग हुई और इसके अलावा जिन राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, उनमें राजस्थान की 7 सीटें भी शामिल है। राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का एसडीएम अमित चौधरी से विवाद हो गया। मीणा जबरन बूथ पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। विवाद में मीणा ने चौधरी पर हाथ उठा दिया। राजस्थान की खीरसर सीट पर सबसे ज्यादा 75% वोटिंग हुई।
उपचुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा की खबर पश्चिम बंगाल से आई। यहाँ 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ। वोटिंग के दौरान नॉर्थ 24 परगना जिले के जगतदल इलाके में टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंककर उनकी जान ले ली गई। बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था। यहाँ तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। बाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर स्थिति को संभाला। झारखंड में पहले चरण का मतदान समाप्त होते ही सियासी दल दूसरे चरण के प्रचार में जुट गए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में अब 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर सियासी दल जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया तो खरगे भी बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए। तो क्या रहा सियासी माहौल, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। झारखंड में जहां 88 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों पर मतदान किया गया, तो महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अब मतदान होना बाकी है, जिसके लिए पार्टी नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के लातूर और अक्कलकोट में चुनावी रैली की, जहाँ उन्होंने महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियों के बारे में बताया और उसके साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि आपके हक और अधिकार सिर्फ संविधान से ही सुरक्षित है, लेकिन आजकल नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग संविधान की लाल किताब को नक्सलवादी बता रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी खुद संविधान की ये लाल किताब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री होकर भी नरेंद्र मोदी ऐसी झूठी बातें बोलते हैं। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की सिंदरी विधानसभा में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का सम्मान देकर हमने उनके बुढ़ापे की लाठी मजबूत की है, लेकिन बीजेपी ने तो कर्मचारियों को असहाय कर उनके हक का पैसा बाजार में लगा रखा है। चंदा चोर बीजेपी नए नए तरीके ढूंढकर लोगों को लूटने का षड्यंत्र रचती है। इसी के साथ सोरेन ने कहा, 5 साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल रखा। उनका छटपटाहट इन 5 सालों में जो देखने को मिला, ऐसा दर्द, इतना तकलीफ शायद उसको कभी नहीं मिला हो। 1 साल से यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री घूम रहा है चिड़ियों की तरह, सुपारी लेकर के झारखंड की सरकार को कैसे गिराए। आए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड में रैली की, जहां उन्होंने देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा एनडीए की सरकार संथाल और झारखंड की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। विपक्ष बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दिया तो अजीत पवार को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एनसीपी अजीत पवार और शरद पवार के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई देखने को मिल रही है। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने अजीत पवार को फटकार लगाई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। शरद गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अजित गुट को एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अजित गुट को उन्हें अपनी अलग पहचान के आधार पर चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही कोर्ट ने अजित पवार से कहा कि वे अपनी पार्टी के सदस्यों को शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो इस्तेमाल न करने का निर्देश दे। दरअसल शरद गुट ने इस याचिका में मांग की थी कि इस विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी के दोनों गुटों को नया चुनाव चिन्ह दिया जाए। मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अजित गुट को अपनी प्रचार सामग्री पर डिस्क्लेमर देने के निर्देश दिए थे कि ये चिन्ह विचाराधीन है, जिसे लेकर अजित पवार गुट ने कोर्ट को बताया कि उनके आदेश के तहत पार्टी ने हिंदी, अंग्रेजी और मराठी के प्रमुख अखबारों में डिस्क्लेमर जारी कर दिया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आपका एक डिस्क्लेमर डोनाल्ड ट्रंप की खबर के ठीक नीचे छपा है, जो काफी प्रभावशाली लग रहा है। इस बीच शरद गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ सामग्री, पोस्टरों की तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट पेश करते हुए दावा किया कि एनसीपी अजित गुट के उम्मीदवार अमोल मितकरी ने केवल शरद पवार को दिखाते हुए ये तस्वीरें प्रकाशित की थी। सिंघवी ने तर्क दिया कि अजित गुट सीनियर पवार की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई अजित पवार को वोट देता है तो ये पवार परिवार के लिए वोट होता है जो एकजुट है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 36 सीटों पर अजित पवार और शरद पवार की पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रही है। इस पर अजित गुट ने कहा कि ये वीडियो पुरानी है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि चाहे ये पुराना वीडियो हो या नहीं, मिस्टर पवार के साथ आपका वैचारिक मतभेद है और आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर आपको अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। जब इस कोर्ट का कोई आदेश होता है तो ईमानदारी से उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो मुश्किल में इस वक्त शिंदे भी हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर सियासी दल प्रचार में जुटे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने पहुंचे, लेकिन रैली से लौटते वक्त उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें काले झंडे दिखाए गए।
तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने वाले युवक संतोष काटके ने उन्हें गद्दार भी कहा। दरअसल महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के नेताओं का अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। इस बीच सीएम शिंदे मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट से अपने विधायक दिलीप पांडे के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। चुनाव प्रचार से लौटते वक्त सीएम को कुछ काले झंडे दिखाए गए। ये घटना साकीनाका इलाके की है। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नसीम खान चुनाव लड़ रहे हैं। खान की जीत तय बताई जा रही है। ऐसे में जब शिंदे को काले झंडे दिखाए और उनके काफिले को रोकने की कोशिश भी की गई तो वो गुस्से में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में पहुंच गए। कहा जा रहा है कि वहां सीएम शिंदे ने लोगों को धमकाने की कोशिश की। इस बीच संतोष काटके अपने पिता के साथ उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे। यहाँ दोनों का उद्धव ठाकरे ने स्वागत किया। दोनों ने शिवसेना यूबीटी की सदस्यता ली। संतोष ने बताया कि एकनाथ शिंदे को देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा था और उसने गुस्से में ऐसा बोल दिया। अब इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि गद्दारों को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या महात्मा कहेंगे। शिंदे को गुस्सा क्यों आता है? एकनाथ शिंदे को काले झंडे दिखाए गए तो नीतीश कुमार एक बार फिर पीएम मोदी के पैर पकड़ते नजर आए, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। नीतीश कुमार का वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो ने कई नए सवालों को जन्म दे दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। विपक्ष बार बार कहता है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब विपक्ष के उन तमाम कयासों को बल दे दिया है एक वीडियो ने, जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर अब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासकर विपक्ष तंज कस रहा है। दरअसल पिछले दिनों नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी के पैरों में झुक रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते दरअसल पीएम मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि मोदी ने उन्हें रोक लिया, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वहीं अब इस पर एक बार फिर विपक्ष ने तंज कस दिया है। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा है कि सीएम नीतीश, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की आन बान और शान हैं, आप बिहार की इज्जत हैं। आज आप पीएम मोदी के पांव छू रहे थे, कहां कहां गिड़गिड़ाइएगा। अब नीतीश कुमार के इस वीडियो ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है। नीतीश ने नए विवाद को जन्म दे दिया है तो विवाद यूपी में भी बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में यूपी पीसीएस प्री और आरओ भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के जरिए आयोग अपने चहेतों की मदद करना चाहता है। अब इस मामले में यूपी की सियासत गर्मा गई है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जाए, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाया जाए। यूपी पीएससी के पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षा को 2 दिन में कराने के आयोग के फैसले के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। संघ लोक सेवा आयोग के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने आयोग और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही ढोल ताशे बजाकर आंदोलन किया। आंदोलन तेज होता देख आयोग के दफ्तर के बाहर का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और पीएससी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग परीक्षाओं को एक दिन और एक शिफ्ट में कराए जाने और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाए जाने का ऐलान नहीं करेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने की वजह से पुलिस ने 12 छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इनमें से कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज के अलावा और भी कई जिलों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
अभी 2 ही दिन हुए हैं देश के नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ लिए हुए, और उन्होंने आते ही एक बड़ा फैसला सुना दिया जिसमें बुलडोजरों को घरों की तरफ जाने से रोक दिया। हालांकि इस मामले पर पहले भी याचिकाएं दायर हो चुकी, लेकिन न्यायालय की तरफ से बेघर हुए लोगों को, बेकसूरों को कोई भी राहत शायद ही मिली हो, बल्कि प्रशासन की तरफ से और सरकारों की तरफ से एक नया बुलडोजर कानून जरूर लागू हो गया देश में, जिसकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।